आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। तो चलें इसे शुरू करते हैं। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारा तकरीबन पहली एक्सरसाइज में या जो मेन हमारा टॉपिक नंबर 1 जो बनता है वो सीक्वेंस के ऊपर जो है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को चेक करना। तो देखिए, मैंने आपके सामने दो तरह की सीक्वेंस लिखी थी। एक मैंने लिखी थी an इक्वल टू एन स्क्वायर पिछले लेक्चर में, और एक मैंने आपके सामने लिखी थी an इक्वल टू 1/n। इसमें अगर आप नेचुरल नंबर 1 पुट करें, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर पुट करने होते हैं, तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, सेकंड 2 पुट करने से 4 आएगा, 3 पुट करने से 9 आएगा, 4 पुट करने से 16 आएगा, 5 पुट करने से 25 आएगा, एंड सो ऑन। ये कुछ टर्म्स मैंने उसकी लिख दी हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करके। जबकि अगर इसके अंदर आप n की जगह पे 1 पुट करें तो 1 आएगा, n की जगह पे 2 करें तो 2 आएगा, n की जगह पे 3 करें तो 3 आएगा, n की जगह पे 4 करें तो 4 आएगा, 1 एंड सो ऑन। अब अगर आप इसको देखें फर्स्ट वाली सीक्वेंस को, तो आप अगर थोड़ा इसको डीपली सोचें तो ये सीक्वेंस किधर जा रही है। 16 के बाद देखिए 25 आ गया, 25 के बाद अगर आप n की जगह पे 6 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, 36। तो हर टर्म पिछली टर्म से बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आपकी टर्म्स बड़ी होती जा रही हैं। इनको हम कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये इंक्रीजिंग है, यानी कि हर दफा एक अगला नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो आपकी जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो पिछले वाली से बड़ी आती है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो 1/3 से 1/4 छोटा होता है। ये 0.5 है, 1/2 ये 0.333 है, ये 0.25 है, और ये 0.2 है। ठीक है, तो देखें ये 0.5 था, ये 0.2 है। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़ा नेचुरल नंबर पुट करते जा रहे हैं, आपकी सीक्वेंस क्या होती जा रही है, सीक्वेंस की टर्म का आंसर छोटा होता जा रहा है। तो अगले नंबर पुट करने से आंसर छोटा हो तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग। अगर अगले बड़े नेचुरल नंबर पुट करने से आंसर भी बढ़ा रहे तो इंक्रीजिंग, और अगर अगले बड़े नेचुरल नंबर जैसे जैसे पुट करते जाएं लेकिन आंसर छोटे होते जाएं तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में ये होता है कि आप देख सकते हो कि ये आखिर किसकी तरफ जा रही है, ये किधर जाएगी ये फाइनली। क्या आप कह सकते हो कि ये 1 1/2 1/3 इनफाइनाइट है ना। ये अगर आप इनफाइनाइट की बात करते हैं, आप कहते हो ये इनफाइनाइट है, तो सोचो क्या किसी नंबर पे जाके ये रुक जाएगी। भाई इनफाइनाइट हमने कहा था जब नेचुरल नंबर पुट करने हैं सारे तो इन्फिनिट सीक्वेंस बनती है। हम सारे नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, तो क्या ये जो टर्म्स आएंगी ये फाइनाइट आएंगी या इनफाइनाइट आएंगी। 1/5 के बाद 1/6 आएगा, 1/7 1/8 1/9, n की जगह पे 10 पुट करोगे 1/10, n की जगह पे 50 पुट करोगे 1/50, n की जगह पे 1000 पुट करोगे 1/1000, n की जगह पे 1 लाख पुट करोगे। तो ये देखें, इसको इधर बना के देखते हैं। ये है 1, सबसे पहली टर्म आपकी 1 आई, उसके बाद 1/2 वो इससे पहले आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 0.5 यानी कि ये 0 है। 1/3 वो उससे भी पहले 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10, 1/1,00,000 जब करेंगे 3 4 5 तो आंसर आएगा 0.000। कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक करना 1, वो कहीं इधर होगा। और 1/1 करोड़ पुट करोगे तो वो और इधर कहीं आएगा।
लेकिन जो मर्जी पुट करो, नेगेटिव तो आप पुट कर नहीं सकते, आप जीरो से उस तरफ तो जा नहीं सकोगे कभी भी, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। लेकिन क्या हो रहा है, जीरो के पास सारे आंसर इकट्ठे होते जा रहे हैं। 1/100 भी 0.01, वो भी इसके पास ही है कहीं, 1/1000, 1/लाख, इस इधर जीरो के पास सारे नंबर होते जा रहे हैं। और जब आप n की जगह पे बहुत बड़ा नंबर पुट कर दोगे, इतना बड़ा, जैसे जितना बड़ा नंबर पुट करते हैं उतना आंसर छोटा आ जाता है। अगर आप ये नंबर पुट कर दोगे तो पॉइंट के बाद इतने जीरो आएंगे, इतने जीरो आएंगे कि आप कह सकोगे तकरीबन भाई इसको जीरो ही ले लो। तो बहुत बड़ा नंबर पुट करने से, यानी कि इतना बड़ा n के तकरीबन इन्फिनिटी तक चला जाए n जो है, ठीक है, इधर से नंबर ले रहे हैं ना 2 3 4 5, इधर से नंबर बड़े लेते जा रहे हैं और जो रेंज मिल रही है वो छोटी मिलती जा रही है। तो जब आप n की जगह पे इतना बड़ा नंबर पुट कर दोगे 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी आपको पता है जीरो के इक्वल होता है, बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी है, तो आपके पास आंसर जीरो। तो ये फाइनली जब जीरो आ जाएगा, तो जब एक बहुत बड़ा नंबर पुट करने से आंसर जीरो आ गया, तो उससे भी बड़ा नंबर जब पुट करोगे तो आंसर जीरो ही है। इन्फिनिटी से बड़ा, इन्फिनिटी +1 कर लो, वो तो इन्फिनिटी होता है। तो जब बहुत बड़ा नंबर को इधर फॉर एग्जांपल इससे आंसर जीरो तकरीबन आ गया, हमने जीरो कह दिया, तो इससे बड़े आप जितने भी नंबर लोगे आंसर जीरो ही आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में फर्क पड़ रहा था, पहले टर्म पुट करने से 1 आया, दूसरी पुट करने से 1/2 आया, तीसरी पुट करने से 1/3 आया। लेकिन जब आप 1/1000 पे चले गए, 1000, 1002, 1 लाख, 1 करोड़, तो आपका आंसर हर दफा हम कहते हैं इतना छोटा है कि तकरीबन जीरो है, तो आपका आंसर जो है वो जीरो ही आएगा। तो अब आपकी सीक्वेंस की टर्म नहीं बन रही, बल्कि उधर ही सारी ऐसे करके ना, सारी सीक्वेंस ऐसे आपस में इकट्ठी होती जा रही है, उनका आपस में गैप बहुत ज्यादा कम है हर टर्म का। हर किसी का आंसर ही 0.0001, 0.000001 इतना है कि वो सारी इधर इकट्ठी होती जा रही हैं। ओके, तो हम कह रहे हैं कि ये सारी किसके पास इकट्ठी हो रही हैं, जीरो के, तो हम इसको नाम दे देते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, कि ये एक नंबर को कन्वर्ज कर रही है फाइनली। ओके, तो ये कन्वर्जेंट का मेरे पास बेसिकली आइडिया है कि आपके पास बहुत, जब आप बड़े नंबर पुट करो तो आपकी जो सीक्वेंस की टर्म है वो आपस में इकट्ठी होना शुरू हो जाए, यानी कि एक क्लस्टर बन जाए, ठीक है, एक क्लस्टर इधर बन जाता है, सारे पॉइंट एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैथमेटिकली डेफिनेशन देखें, हम मैथमेटिकली जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, जो आपने एग्जाम में लिखनी है वो देखें। डेफिनेशन हम लोग देते हैं, an is said to be convergent, is said to be convergent if there exist, मैं there exist ऐसे लिख रहा हूं फिलहाल, लेकिन आप याद रखना कि हम ये सिंबल भी डाल सकते हैं, तो आइंदा हम ये सिंबल डालेंगे there exist लिखने की बजाय। आपकी बुक में शायद आपको सिंबल मिले तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, there exist लिख लें, सिंबल डाल लें, एक ही बात है, मैथ्स में चलती है ये। an is said to be convergent sequence if there exist a number, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे, there exist a number L such that for all n, इस n की बात कर रहा हूं, for all n greater than n, ये वाला n कौन सा है, ये वो n है जो नेचुरल नंबर आपने पुट करने होते हैं, इसकी जगह पे 1 पुट कर लिया एक दफा 2, एक दफा 3, एक दफा 4, एक दफा 5, वो इस ये n नेचुरल नंबर का सेट। an माइनस एल, an में से माइनस करें l को, इसका डिस्टेंस निकालें, जब मॉडुलस लेते हैं तो इसका मतलब है डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस करें तो मॉडुलस ले लें तो वो डिस्टेंस कहलाता है। तो an माइनस एल, ये डिस्टेंस इतना कम आ जाए, इतना कम आ जाए, हम कहते हैं एप्सिलॉन एक बड़ा छोटा नंबर होता है मैथ्स में, 0.05 या इससे भी छोटा,
लेकिन पॉजिटिव होता है। ये मैथ में सबसे छोटा नंबर हम आप कह सकते हैं फिलहाल अपने याद करने के लिए। एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है मैथ्स में पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, जीरो से इधर होता है नंबर, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा होता है। यानी कि ये नहीं कह सकते एप्सिलॉन 1 होगा 2 3, नहीं, पॉइंट्स में कोई नंबर होता है, आप इजीली ये कह सकते हैं। तो ए एन माइनस एल का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आए, इतना छोटा आए, ए एन में से एल को माइनस करें तो इतना छोटा आंसर आए, इतना छोटा आंसर आए, कितना छोटा, एप्सिलॉन से भी छोटा। ये हम इसको इसकी स्मॉलेस्ट को शो करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इतना छोटा आंसर आए कि एप्सिलॉन जो बड़ा छोटा नंबर है उससे भी छोटा आंसर आए, तो हम कहते हैं ए एन इज कन्वर्जेंट। वी कॉल ए एन इज कन्वर्जेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसका काम क्या था, एन ग्रेटर देन एन, ये क्यों लिखा हमने। एन ग्रेटर देन एन हम इसलिए लिखते हैं कि देखें आपका इधर नंबर जो था 1 था, ए एन, ये आपकी ए एन यानी कि फर्स्ट टर्म, वो क्या है 1, और जिस नेचुरल नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको सीक्वेंस ने कन्वर्ज करना है, वो आपका हमें पता है इस केस में 0 है, सारी टर्म 0 के पास जाके इकट्ठी हो रही हैं। तो क्या 1 में से 0 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है एप्सिलॉन से छोटा, भाई नहीं आता। 1 में से 0 को माइनस करेंगे आंसर तो 1 आएगा। हम ये कहते हैं कि कुछ नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं कि आंसर लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता, तो उस नेचुरल नंबर को छोड़ दो, उसके बाद वाले नेचुरल को देखो। तो हम कहते हैं कि शुरू में कुछ नेचुरल नंबर छोड़ने भी पड़ सकते हैं आपको। हम कहते हैं ऐसा वक्त आए सीक्वेंस की वो टर्म सिर्फ आप देखो कि जिन, जैसे कि इसमें ये वाले में सारे नेचुरल नंबर छोड़ रहा हूं। हम कहते हैं कि n जब हो गया था ना आपका कितना 100, 99 तक मैंने छोड़ दिया बिलफर्ज, तो ये 99 ये हो गया, ठीक है, ये नेचुरल नंबर आपका 99। n ग्रेटर देन 99 यानी कि ए 100 का डिस्टेंस जिस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है उससे बहुत ज्यादा छोटा हो, यानी कि इससे डिस्टेंस मेजर ना करें। कुछ टर्म्स अगर स्टार्ट में छोड़नी पड़ भी सकती हैं तो वो छोड़ दें। कहता है n ग्रेटर देन n। एक वक्त ऐसा आ जाए आपने कुछ टर्म्स छोड़ दी हैं, ये वाली टर्म्स आपने छोड़ दी हैं, उसके बाद जितनी टर्म्स बन रही हैं उससे बड़े n अगर आप सारे लेते हैं, उन an का डिस्टेंस l से जरूर लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। उसके बाद इस नेचुरल ये नंबर छोड़ने के बाद जो आपके an बन रहे हैं उनका डिस्टेंस आपका 0 से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले टर्म्स छोड़ दी और इसका डिस्टेंस 0 से लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन फिर आपको एक टर्म मिल गई जिसका डिस्टेंस इससे लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ टर्म्स छोड़ने के बाद जो आपकी ए एन शुरू होती हैं, A100, A101, उन सभी का डिस्टेंस जिस नंबर को सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है यानी कि 0 को, उससे लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। हम इसको कुछ ऐसे भी शो करते हैं कि आपके पास ये सीक्वेंस की टर्म्स चली आ रही हैं, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसको कन्वर्ज करना है इन्होंने, ये कन्वर्जेंट पॉइंट है, ये सारी इस तरह से। अब देखें किसी भी टर्म का इससे डिस्टेंस छोटा नहीं है, देखिए कितना कितना इसका इससे डिस्टेंस, देखें ये डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा है, इसका देखें ये डिस्टेंस है। अब ये देखें ये ए एन है, ये ए एन है, ए एन है, ए एन है, टर्म्स हैं सीक्वेंस की, ये ए एन है, 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 ये ए एन है। अब ये बाकी सारी ए एन इधर है, ये सारी ए एन है बाकी। तो देखें शुरू में तो कन्वर्जेंट पॉइंट से किसी सीक्वेंस की टर्म का डिस्टेंस कम नहीं था, तो मैं कहता हूं कि इधर तक जो है ना, इधर तक ये जितनी भी फॉर एग्जांपल ये बनती हैं 50 टर्म्स बनती हैं टोटल, तो मैं कहता हूं कि n जो ले लो वो आप ग्रेटर देन 50 ले लो, यानी कि A51 से शुरू कर लो,
ठीक है, A51 से शुरू कर लो। अब A51, A52 यानी कि पहले 50 नंबर को छोड़ के अब जो आपको n मिल रहा है ना, उन सभी का डिस्टेंस जो है वो इससे लेस देन एप्सिलॉन, बड़ा कम होना चाहिए। इनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कुछ स्टार्ट वाली टर्म्स छोड़ी भी जा सकती हैं। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं, कुछ टर्म्स छोड़ के भी, क्योंकि इन्फिनिट सीक्वेंस है, थोड़ी सी टर्म छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिटी में से अगर आप 50, 100, 150, 200 टर्म्स निकल भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उन टर्म्स को छोड़ने के बाद कहते हैं अब जो शुरू हो रही है ना इन 50 के बाद, उनका इस कन्वर्जिस को कन्वर्ज कर रही हैं, उनसे डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा कम हो तो हम अपनी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं। इसका मतलब है अगर हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देते हैं तो आपको ये भी पता होता है कि ये सीक्वेंस क्या है, और आपको पता होता है कि इसको एक नंबर दे देता है कि भाई ये जैसे नंबर दे दिया उसने 10, कि 10 को कन्वर्ज कर रही है कि नहीं, तो हर टर्म का डिस्टेंस 10 से बहुत ज्यादा कम आना चाहिए। तो मुझे एल का भी पता होता है कि ऐसा नंबर उसने दिया हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, कि जिससे आपकी टर्म्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं। और अगर ऐसा एल ना मिले आपको, कोई टर्म्स बहुत सारी छोड़ने के बाद भी सीक्वेंस की टर्म का डिस्टेंस किसी एक फिक्स नंबर कन्वर्जेंट पॉइंट से लेस देन एप्सिलॉन ना आए, तो हम कहते हैं सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, हम सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कहते हैं। सीक्वेंस यहाँ कन्वर्जेंट हो सकती है किसी एक नंबर की तरफ, कन्वर्जेंट कहता है कन्वर्ज करना, सारी जाके देखें जीरो के पास इकट्ठी हो जाती हैं, जीरो को कन्वर्ज, जीरो को घेर लेती हैं, जीरो की कन्वर्जेंट पैरवी करना, जीरो की पैरवी करती हैं जाके। डाइवर्जेंट भटकना, अगर नहीं पैरवी तो फिर हर टर्म किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, कोई इधर है, कोई इधर है। ठीक है, तो हम उस केस में डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो होपफुल आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि डाइवर्जेंट कहते हैं कि आपकी सीक्वेंस का जो आंसर है वो g इज ग्रेटर नंबर, और हर टर्म का आंसर g से बड़ा, यानी कि एक नंबर है बहुत बड़ा और आपकी टर्म उससे भी बड़ी आती है हर दफा। ठीक है, किसी नंबर को कन्वर्ज नहीं करती फॉर ऑल एन बिलोंग्स, सारे एन के लिए जो मर्जी नेचुरल नंबर, आप A1 ले लो, A2, A3, A100, A1000, जो मर्जी ले लो, आपकी जो सीक्वेंस का आंसर है वो एक बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा g बहुत बड़ा नंबर है, और आंसर आपका उससे भी बड़ा आता है। ठीक है, तो हम इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस का नाम दे देते हैं। ओके, तो कन्वर्जेंट की बात भी आपको पता चल गई और आपको डाइवर्जेंट का पता भी चल गया। हम क्वेश्चंस में कन्वर्जेंट चेक कैसे करते हैं, मेरे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, हम बड़ा नंबर पुट करके देखते हैं कि भला क्या आंसर आता है। अगर आंसर कोई प्रॉपर, एक लॉपिटर रूल है हमारे पास बड़ा फेमस, उस लॉपिटर रूल को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की डेफिनेशन है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।